गुड आफ्टरनून एवरीवन, ऑल द व्यूअर्स अक्रॉस इंडिया। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं अविनाश सिंह आरपीजी लाइफ साइंसेस और आरपीजी लाइफ साइंस के रूमेटोलॉजी टास्क फोर्स की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस अनोखे शिक्षा कार्यक्रम में, जो कि कोरोना महामारी के दौरान आमवाती मरीज या रूमेटोलॉजिक पेशेंट के लिए सावधानियों पर आधारित है। इस शिक्षा कार्यक्रम में हम आपको न केवल कोरोना महामारी से बचने के उपाय समझाएंगे, बल्कि कोरोना के साथ आमवाती मरीज क्या-क्या सावधानियां बरतें, इसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। यह सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ बांटने के लिए आज हमारे साथ भारत के एक मशहूर रूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर बिमलधर पांडे मौजूद हैं, जो कि आज के हमारे माननीय विशिष्ट वक्ता भी हैं। डॉक्टर पांडे सर को रूमेटोलॉजी के क्षेत्र में तकरीबन 20 साल का अनुभव है। सर ने एमबीबीएस, एमडी इंटरनल मेडिसिन और एमआरसीपी किया है और अभी वह सीनियर कंसल्टेंट रूमेटोलॉजी हैं नोएडा के फोर्टिस हॉस्पिटल में। बिना कोई समय गवाए मैं पांडे सर का हार्दिक स्वागत करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि सर आज के इस शिक्षा कार्यक्रम को आप आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। धन्यवाद मंगेश जी। नमस्कार सभी लोग जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनमें से कुछ लोग मेरे पेशेंट होंगे, कुछ पेशेंट के घर वाले होंगे, और ये महत्वपूर्ण जानकारी इसलिए दी जा रही है कि करीब 5 से 6 महीने में हमारे पास अभूतपूर्व तरीके की बीमारी हमारे साथ है, और इसके दौरान एक आम मनुष्य को और एक मनुष्य जिसको थोड़ा बहुत किसी भी तरह का रोग अगर हो तो उसको बहुत दिक्कतें आ रही हैं। और गठियावात एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां के रोगी कई कई साल तक दवा लेते हैं। ऐसे में हमें ये पहले जानना जरूरी होगा कि हमारे ऊपर क्या दिक्कतें आ सकती हैं कोरोना वायरस की वजह से, और क्या हमारी रोग और उसकी दवाइयां हमको कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम बनाती है या सक्षम रखती है, या अगर हमें कोरोना वायरस हो जाए तो हम क्या करेंगे। ये जानकारी इसलिए दी जा रही है कि कुछ लोगों का एक धारणा बन गया है कि हम कोई भी दवा लेंगे तो शायद हमें कोरोना हो जाएगा, जो कि नहीं है। इसलिए पहले मैं कोरोना वायरस के ऊपर बोलना चाहूंगा कि कोरोना वायरस एक वायरस है। इसको हमने कोरोना वायरस इसलिए कहा कि इसका नाम ही कोरोना वायरस है। ये एक तरह की प्रजाति है वायरस की, और मुख्यतः ये सांस की बीमारी करती है। चाइना में इसकी पहली बार जानकारी हुई, वुहान शहर में। पूरी दुनिया को पता है, दिसंबर के अंत में ये पता चला कि ये यहीं से आ रहा है, और कुछ ही समय में ये पूरी धरती पे फैल गया। कोई ऐसा देश नहीं है जो बचा हो आज की तारीख में। तो अगर ये कॉमन वायरस है लेकिन नया वायरस है, तो हमारी शरीर इस रोग को पहचानने में देरी करेगी क्या, क्योंकि जब भी हमारे शरीर पे कोई भी आघात रोग का होता है तो हमारी शरीर एक तरह से स्टंड हो जाती है कि हमको करना क्या है। तो चूंकि ये एक नोवेल वायरस है, यानी एकदम नया वायरस है, तो शरीर को इस वायरस के ऊपर कैसे अटैक करना है उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती है। तो एक समय लगता है, लीड टाइम लगता है, और बॉडी उसके बाद अपने आप इसकी प्रतिरोधक क्षमता बना लेती है, और रोगों को काफी दिक्कतें जो आजकल हो रही हैं वो नहीं होती है। ये मुख्यतः आम किसी भी वायरस रोगी के साथ होता है। इसके मुख्य लक्षण है बुखार, खांसी आना, सांस फूलना, गले में दर्द, सर दर्द, शरीर का दर्द, सांस लेने में दिक्कत के अलावा सूंघने की शक्ति चली जाना और स्वाद का चला जाना। मुख्यतः ये 6-7 लक्षण हैं। जोड़ों में दर्द भी इसमें होता है, शरीर काफी टूटती है। तो एक जैसे साधारण सारे के सारे वायरल डिजीजेस हैं, वैसे इसकी भी है। तो इसमें बहुत ही मुश्किल होता है कि हम किस पेशेंट को कहें कि आपका वायरल बुखार कोरोना वाला है या बिना कोरोना के जो अन्य वायरल बुखार है उनकी तरह का है। तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको समझना है वो है कि ये युवाओं में उतनी परेशानी का कारण नहीं बनाएगी। ये वयस्क यानी एजेड और एल्डरली लोगों के लिए दिक्कत करती है, और ऐसे लोग जो कि कुछ और रोगों से ग्रसित हो, चाहे वो डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, किडनी की बीमारी हो, कैंसर हो। तो एक हिंदी भाषा में करेला ऊपर से नीम चढ़ा, उम्र के साथ आपकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, और उसमें एक नया वायरस आपकी बॉडी में आ जाए तो आपका बॉडी उसके खिलाफ अच्छे ढंग से रिएक्शन नहीं करता है। इसलिए उम्र दराज लोगों में मृत्यु दर इसमें काफी पाया जाता है। जो मुख्य चीज आपको समझनी है वो है ट्रैवल हिस्ट्री। आप किसी दूर दराज के गांव में रहते हैं,
आपकी गठिया की दवा चल रही है, आप ना आ रहे हैं ना जा रहे हैं, आपकी दवा चल रही है। लेकिन आपके घर में आने वाला इंसान अगर कहीं से आता है तो हो सकता है वो अपने साथ ये वायरस भी लाता है, ये ला सकता है। अगर आप ट्रैवल करते हैं, यानी आप यहां से कहीं और जाते हैं, आप पहले रहते थे नोएडा जैसे शहर में, लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन खुलता है और आप जाते हैं किसी शहर में और अब वहां किसी से मिलते हैं जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, तो आपको एक चांस होता है, यानी एक कांटेक्ट ना हो किसी पॉजिटिव इंसान से तो आपको ये रोग नहीं होता है। तो पहली बात कि कोरोना वायरस से अगर आप बचाव कर लेते हैं तो आपको कोरोना वायरस नहीं होता है, तो यानी आपको दवा तो खानी है। उम्र के दूसरे पड़ाव, 55 साल या उससे ज्यादा और कुछ और गंभीर बीमारी की वजह से आपकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी, तो आप लोगों से अनुरोध ये है कि आपको अपना प्रिवेंशन करना है। रोग के लिए, जो गठिया का रोग है उसकी दवा बंद नहीं करनी। दो तरह से इन्फेक्शन हो सकता है, या तो मनुष्य से मनुष्य के बीच में, या कोई मनुष्य अगर वायरस दे के किसी सरफेस पे, इनडायरेक्ट जिसे कहते हैं, जैसे मैं एक वायरस से ग्रसित हूं, एडल्ट हूं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा सिम्टोमेटिक नहीं हूं, मुझे बहुत ज्यादा लक्षण नहीं है, मैं खांसता हूं, छींकता हूं, जिस टेबल पे पेशेंट आते हैं मेरे पास और उस जगह पे वो वायरस उस टेबल पे पड़ा हुआ है, आप आते हैं, हमसे बात करते हैं, हमने आपको देखा और आपने भी हाथ उसी सरफेस पे रखा जिस पे वायरस है, और आप कुछ देर के बाद अपने मुंह को छूते हैं, खाना खाते हैं, तो आपको ये वायरस मिल जाता है। तो दो तरीके से, सीधे संपर्क से या अप्रत्यक्ष संपर्क से, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। और ये भी महत्वपूर्ण है कि सारे सरफेस जितनी भी चीजें होती हैं उनपे ये उतनी देर तक नहीं रहता है। जैसे मैं ये मास्क पहनता हूं, ये सबसे डेंजरस है, क्योंकि अगर इस मास्क के बाहर के सरफेस पे वायरस है तो 7 दिन तक जिंदा है, अंदर में है तो 7 दिन तक जिंदा है, लेकिन आपके अखबार पे तो 3 ही घंटे तक रहता है। इसीलिए हमें ये मास्क बार बार बदलनी होती है, और यही चीज मैं आपको भी कहूंगा कि आपको भी मास्क बार बार बदलनी पड़ेगी। यानी अगर आप कपड़े का मास्क पहनते हैं तो आप उसको धो सकते हैं अपने सर्फ के सॉल्यूशन में या किसी भी डिटर्जेंट में जिसमें ये वायरस मर जाएगा, लेकिन जो डिस्पोजेबल ये मास्क हैं इनको आप धो नहीं सकते, तो इस पे ये काफी देर तक रहेगा वायरस। तो इसीलिए ये भी जानना जरूरी है कि किन सरफेस पे कितनी देर तक ये रहेगा। जो सबसे जरूरी चीज जो हम सभी लोग को जानना है, आपको एक बीमार रोगी से, चाहे वो कोरोना का ही क्यों ना हो या कोरोना जैसे लक्षण वाला ही मरीज क्यों ना हो, मैंने इस शब्द का कोरोना हो, जिसमें संभावित कोरोना है वो उसको भी कोरोना मान के चलिए, जिसमें साबित हो चुका है कि कोरोना है उसको तो मानना ही पड़ेगा, इनसे दूरी रखनी है। आप कभी भी खांसे, छींके तो अपने चेहरे को कवर करें, ये सबसे बड़ी चीज है। और इसको हिंदी अंग्रेजी वर्ड में मैं कहूंगा कल्चरल एस्पेक्ट हमें सीखना पड़ेगा। हम जो हिंदुस्तान में थूकते, खांसते, छींकते चले आ रहे हैं, ये अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ये महामारी बढ़ेगी। और ये अपने घर वालों को भी बताइए, क्योंकि एक परिवार का इंसान अगर गठिया का पेशेंट है तो उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है, जिसके ऊपर मैं आऊंगा। अपने घर के, अपने ऑफिस के, अपने जहां तक संभवतः जहां पे आपके हाथ जाती है उन चीजों को सफाई करनी आपकी जरूरी। आप अपने नाक, मुंह और आंखों को टच करने से यानी छूने से अपने आप को बचाएं। अगर आप घर में आपने हाथ धो लिया है, सब कुछ साफ सुथरा है तो दिक्कतें नहीं है, लेकिन आप कहीं जाते हैं, आप हॉस्पिटल ही आते हैं और आप फिर नाक भी छू रहे हैं, कान भी छू रहे हैं, तो आपको वायरस हो सकता है। कोशिश कीजिए आप घर में रहें। और ये वेबिनार का भी यही एक मतलब है कि हम आपके पास नहीं आ पा रहे हैं और आप भी हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं, तो जानकारी का आदान प्रदान चलता रहे। जब भी हाथ धोएं, सिर्फ हाथ ना धोएं, 20 सेकंड तक अच्छे ढंग से हाथ को धोएं साबुन लगा के, तभी ये वायरस आपके हाथों से जाता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आपको जाननी है, आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 50 के नीचे हैं, अगर आप इस स्लाइड को देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि 50 के नीचे अगर 1000 लोगों को ये रोग होता है तो उसमें सिर्फ 4 लोगों की फैटेलिटी। लेकिन
50 से 60 के बीच में 100 लोगों में 1.3 की फैटेलिटी, यानी 100 लोगों में 1.3 लोगों की ऊपर गहरा संकट है, जीवन और मृत्यु की संघर्ष होती है, करीब 1% से 1.5% लोग की मौत हो जाती है। और यही चीज 80 साल और उसके ऊपर के लोग अगर हो तो ये 15% है, यानी 100 लोगों को ये रोग होगा तो 15 लोग की जान जा सकती है। इसीलिए जरूरी है कि आप घर में रहें और इस वनरेबल एज को आपको बचा के रखें। जो सबसे ज्यादा जानने की चीज है, एक इसमें आप स्लाइड में देखेंगे कि इसके अंदर एक स्पीडोमीटर की तरह रिस्क मीटर है, हाई, मॉडरेट, लो, नॉर्मल। क्योंकि आज की तारीख में अभी कोई दवा नहीं साबित हुई है कि कोई भी दवा कोविड पे यानी कोरोना वायरस पे काम करती है। अमूमन आम जनता को ये बताना जरूरी है कि आपके रिस्क लो टू मॉडरेट ही है, लेकिन आप 65 से ऊपर हैं, आप किसी तरह से बीमार हैं, तब आपके ऊपर खतरा ज्यादा है, तो आपका रिस्क हाई हो जाता है। आप 50 से 60 के बीच में मॉडरेट है, डायबिटिक है, मॉडरेट है, आप 20 साल के नीचे लो है, तो और आपको कभी कोरोना वायरस हाल फिलहाल में हुआ था तो आप नॉर्मल है। गठिया की कौन कौन सी बीमारी में कोरोना के बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए? एक रूमेटॉइड गठिया, सोरियासिस और उसके साथ होने वाला गठिया सोरियाटिक आर्थराइटिस कहता है, एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस रीढ़ की हड्डी का गठिया है, ल्यूपस औरतों में संभवतः बहुत ज्यादा दिखने वाला एक विशेष प्रकार का गठिया है, स्क्लेरोडर्मा मांसपेशियों की एक असाधारण गठिया जिसको डर्मेटोमायोसाइटिस कहते हैं, खून की नली की सूजन की विशेष प्रक्रिया वास्कुलाइटिस कहलाती है, और कुछ प्रकार की रोग केवल 60 या उसके ऊपर के रोगियों में मिलता है, उसे पॉलीमायाल्जिया रूमेटिका कहते हैं। ये संभवतः सबसे ज्यादा होने वाले गठिया वात के रोगी हैं जिनके ऊपर कोरोना का संक्रमण खतरे की घंटी ला सकता है। इसीलिए हम सिर्फ कुछ चंद शब्दों में बताना चाहेंगे, गठिया के पेशेंट को सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म फॉलो करना पड़ेगा, आपको घर में रहना सीखना पड़ेगा, सामाजिक भेद का पालन करें, अगर उम्र दराज है तो घर से कतई ना निकले, अगर निकलना पड़े तो जरूर मास्क पहने, और मास्क के बारे में मैंने बताया था, अगर कुछ समझ में ना आए तो कपड़े का मास्क भी चलेगा, क्योंकि कपड़े के मास्क को आप धो सकते हैं। लोगों से दूरी रखें, हॉस्पिटल आते हैं फिर चिपक जाते हैं, नहीं जी नहीं चलेगा, मास्क पहन के भी आप कंफर्टेबल नहीं रहेंगे जब तक आप दूरी नहीं करते। अगर आपको लगता है कि आप किसी पेशेंट के कांटेक्ट में आ गए थे, आपको कोई संभवतः कोई लक्षण भी नहीं हुआ है, लेकिन आप कांटेक्ट में आ गए थे, उसको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, तो आप उसी समय से सेल्फ क्वारंटीन अपने आप को 14 दिन का करेंगे। सेल्फ क्वारंटीन का मतलब आप एक कमरे में रहेंगे जिसमें अगर हो सके लैट्रिन बाथरूम हो तो बहुत उचित है। ये कह के मैं किसी का मजाक या हंसी नहीं उड़ाना चाहता हूं कि अगर एक घर में सिर्फ 2 बाथरूम हो और 8 लोग हो तो उसके लिए कितनी बड़ी दिक्कत है। कहने का मतलब यह है कि कोशिश कीजिए कि आप अपने कमरे में अकेले रहें, आप अपने बेड को ना शेयर करें, आप किसी भी तरह से बाकी लोग के कांटेक्ट में ना आए। और आज की तारीख में जैसे मैं आपके सामने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्लेटफॉर्म पे आ रहा हूं, आपको जो भी जानकारी चाहिए अपने डॉक्टर के से टेली हेल्थ कहलाता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप कर सकते हैं, और ये संभवतः सबसे अच्छी चीज है जो कोरोना महामारी के दौरान हम लोगों ने सीखा है कि कैसे हम अपने पेशेंट से जुड़े रह सकते हैं और अच्छी सेवाएं दे सकते हैं। आप भी दूर हैं, हम भी दूर हैं, लेकिन चीजों का निवारण हम कर सकते हैं। कई लोगों ने हमसे ये पूछा, हम आपके यहाँ नहीं आना चाहते हैं, और हमको समझाना पड़ता है कि नहीं, आप आ सकते हैं, आने के तौर तरीके आपको बदलने पड़ेंगे। आप जब भी आएंगे अपनी ऑफिशियल टाइम से आएंगे। अगर आपको 10:35 का टाइम मिलता है हॉस्पिटल आने के लिए, तो आप 10:35 में आ चुके होंगे। आप 1 घंटे पहले ना आए और भीड़ भाड़ में ना आए, आपको टाइमिंग मिलेगा। आप मास्क पहन के आएंगे, हाथ अपना सैनिटाइज करेंगे जब भी मौका मिले। आप कोरोना वायरस के महामारी के दौरान, चूंकि सांस की बीमारी है, आपसे अनुरोध है कि स्मोकिंग या ड्रिंकिंग, शराब, धूम्रपान ना करें, इससे इम्यून सिस्टम कमजोर होती है। आप आराम से सोएं, बहुत काम आजकल रुक गया है, कोई आपाधापी नहीं है। 6 से 8 घंटा सोने से आपकी इम्यून सिस्टम बेहतर होती है। आप अपने बारे में बहुत सारी जानकारियां
अपने फोन से पता लगा सकते हैं कि आपके ऊपर या आपके आसपास कितना खतरा है। जैसे आरोग्य सेतु, मैं एक डॉक्टर के रूप में सरकार के इस नियम का स्वागत करता हूं। मैं खुद आरोग्य सेतु के साथ हॉस्पिटल में हर दिन आता हूं, जिससे मैं अपने आप को और अपने पेशेंट्स की सुरक्षा कर सकूं। तो ये सरकारी नियमों का भी आपको हर हालत में नियम का पालन करना चाहिए। लॉकडाउन के दौरान अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो ये गलत है। आपको बहुत अच्छा मौका मिला है, एक्सरसाइज करें, इससे भी इम्यून सिस्टम ठीक ठाक रहती है। हो सके घर की ही सारी चीजें खाएं। घर में प्रचुर मात्रा में ऐसी दवाइयां हैं जो कि खाने के रूप में आप खाते हैं, जिसमें थोड़ी बहुत प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की नैसर्गिक क्षमता है। अब इसको ये कह के मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि अगर आप ये खाएंगे और कोरोना वायरस के सामने, पेशेंट के सामने खड़े हो जाएंगे तो आपको कोरोना नहीं होगा। इससे ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपनी शरीर की व्यवस्था को तंदुरुस्त कर सकते हैं, लेकिन कभी भी गलती ना करें। और ये गलती महंगी पड़ेगी कि आप बिना मास्क पहने, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के किसी के सामने जाएं और कहें जी हमें तो डॉक्टर पांडे ने कहा था अच्छी चीजें खाएंगे तो कोरोना नहीं होगा। नहीं जी, सबको हो सकता है। आप अच्छी चीजें खाएंगे तो आप स्वस्थ जरूर रहेंगे। और कृपया तनाव मुक्त रहें। बहुत सारे पेशेंट कहना मेरा क्या होगा, हम तो ऐसी दवाइयां खा रहे हैं, हमारी इम्यून सिस्टम कमजोर है, हमें तो कोरोना हो जाएगा। अरे नहीं होगा कोरोना, जब तक आप कांटेक्ट में नहीं आएंगे कोरोना नहीं होगा। तो आप कृपया इस बात को समझिए। और कुछ चीजें और मैं समझाऊंगा कि कांटेक्ट का मतलब क्या है। क्या एक सेकंड के लिए देख लिया और कोरोना हो जाएगा? ऐसा भी नहीं है। जो मोटा मोटी छोटी छोटी बातें हैं जो कि मैं स्टार्टिंग में ही बता रहा हूं, फिर दोबारा समझाऊंगा। आप अपनी कोई दवा बंद नहीं करेंगे। दवा बंद करने का निर्णय आपके डॉक्टर लेंगे। आपको वही बताएंगे कि क्यों आपको दवा बंद करने से ज्यादा खतरा है और दवा चलाते रहने से आपके खतरे कम हो जाते हैं। मुख्यतः गठिया के बहुत सारे पेशेंट भिन्न भिन्न प्रकार की दवाओं को खाते हैं। उनमें से मैं कुछ दवाओं के बारे में बता देना चाहता हूं। एक को हम स्टीरॉयड कहते हैं, अंग्रेजी में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहते हैं। कृपया इस दवा को बंद ना करें, क्योंकि ये अचानक बंद होने से आपकी गंभीर परिस्थिति और गंभीर हो जाएगी। आप किसी भी तरह का बायोलॉजिकल बंद ना करें, लेकिन आप ऐसी जगह पे ना जाएं जहां पे बायोलॉजिकल लेने में आपको खतरों का सामना करना पड़े। यानी आप कोशिश कीजिए कि आपकी बायोलॉजिकल चमड़े के नीचे वाली हो, या अगर आईवी वाली दवा हो तो ऐसी जगह पे दिया जाए जहां पे सैनिटाइज्ड हो, यानी आपको हर हालत में सुरक्षा प्रदान किया जाए, किसी और से, हेल्थ केयर फैसिलिटी से आपको इन्फेक्शन ना मिले। आपको पेन किलर नहीं खाना चाहिए इस दौरान, क्योंकि पेन किलर खाते हुए अगर किसी को कोरोना वायरस हो जाता है तो उसके संभावित लक्षण नहीं दिखाई देंगे और वो गंभीर कब हो जाएगा ये भी नहीं पता चलेगा। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन या क्विनीन की गोली या क्लोरोक्विन एंटी मलेरियल तत्व है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का इस्तेमाल करते हैं, कृपया इसको बंद ना करें। आप अपनी ब्लड प्रेशर की दवा और गठिया की सारी दवाइयां, चाहे वो मिथोट्रेक्सेट हो जो साप्ताहिक दवा होती है, सल्फासालाजीन, लेफ्लुनोमाइड, अजाथियोप्रिन और बाकी बहुत तरह की दवाइयां हैं, एक भी दवा बंद नहीं करें। अगर आपकी हालात नॉर्मल चल रहे हैं या गठिया से ग्रसित हैं, आपको दवा बंद नहीं होगी। लेकिन अगर आप किसी के संसर्ग में यानी उसके कांटेक्ट में आते हैं जिसको कोरोना था, सस्पेक्टेड कोरोना था, तब आपको दवाइयां बंद करनी पड़ेगी। कौन सी दवा बंद करनी पड़ेगी? इम्यूनोसप्रेसेंट एंड डीमार्ट्स, इनको समझा दूंगा। मिथोट्रेक्सेट, सल्फासालाजिन, लेफ्लुनामाइड, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ये सारा डीमार्ट कहलाता है। और एमएमएफ, अजाथियोप्रिन, साइक्लोफॉस्फेमाइड, ये सारा इम्यूनोसप्रेसेंट कहलाता है। इनमें से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आप कभी भी बंद नहीं करेंगे, स्टीरॉयड नहीं बंद करेंगे और सल्फासालाजिन भी बंद नहीं करेंगे। कुछ नई प्रकार की गठिया की दवाइयां जिसको जैक इनहिबिटर्स कहते हैं, और एक तरह की बायोलॉजिकल जिसको IL-6 बायोलॉजिकल कहते हैं, ये भी बंद नहीं करते। अगर आपको कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तब भी आपकी स्टीरॉयड बंद नहीं होगी, आपकी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बंद नहीं होगी, आपकी IL-6 भी नहीं बंद होगी, ना ही जैक इनहिबिटर्स बंद होगी। आपकी बंद होगी कुछ और दवा। तो आपके कोरोना काल के दौरान दवा बंद नहीं करने की सलाह सबसे जरूरी सलाह है आज की तारीख। आप को कहा जा रहा है कि आपको अगर कोरोना हो जाता है तो आप क्या करें? तो दो चीजें याद रखिएगा। 80 से 90% लोगों को कोरोना से बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, ये मामूली सा बुखार होता है। ऐसे में आप पैरासिटामोल के नाम की दवा ले सकते हैं जो कि बुखार और
दर्द से आपको निजात दे रहा है। खांसी के लिए आप यूजुअल जो खांसी की दवा ले सकते हैं, आराम लें, पानी खूब लेते रहें, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लें और कुछ दवाइयां जो आपकी चल रही है वो लेते रहें। लेकिन ये सारी चीज आप किसी डॉक्टर के दिशा निर्देश में लेंगे, आप अपने मन से ये काम नहीं करेंगे तो आपके रूमेटोलॉजिस्ट से आपकी दोस्ती लगातार चलती रहेगी कोरोना काल में। कई पेशेंट शहर के नहीं हैं, वो दूर से आते हैं। ऐसे में चूंकि मैं फोर्टिस हॉस्पिटल में काम करता हूं, आप फोर्टिस हेल्प डेस्क से हर हालत में जब भी दिक्कत हो, आपको लगे कि आपको कुछ हो सकता है, आप कांटेक्ट में आएंगे ताकि आपकी सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। तो इसलिए है कॉल योर डॉक्टर। मैं आपके लिए और आपके साथ खड़ा हूं, इस बात का आपको आज फिर से विश्वास दिलाता हूं। तो ये चीज हमने कहा है अभी तक जो कवर किया है, मुंह को ढके, तभी आवश्यक बात आपको 4-5 महीने से लगातार बताई जा रही है, उनका पालन करें। लॉकडाउन खुल जाने का मतलब ये नहीं है कि आप लापरवाही करें और अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, चाहे वो वीडियो कंसल्ट हो, चाहे वो ऑडियो कंसल्ट हो, चाहे वो डायरेक्ट कंसल्ट हो। यानी आपके पास 3 तरीके से कंसल्ट करने का अब जरिया खुल जाता है। आपसे आग्रह है, आप एक अच्छे नागरिक होने का सबूत दें, सड़क पे ना थूकें, लोगों के नजदीक ना जाएं। आपके दोस्त हैं, दूर से भी आप नमस्कार कह सकते हैं, दूर से भी सत श्री अकाल कह सकते हैं, दूर से भी आदाब कह सकते हैं। अपने चेहरे को ना छुएं, अपने मन से कोई इलाज ना करें, अपने मन से दवा ना बंद करें और कृपया घबराएं नहीं। ये आपके लिए जनरल गाइडलाइन है। तो कंक्लूजन में आपको यही देना चाहता हूं कि अपनी सावधानी बरतें, उपचार जारी रखें, रोग की स्थिति में डॉक्टर से सलाह जरूर लें, हाथ धोते रहें। इसके साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप सवाल जरूर पूछें। मैंने बहुत सारी चीजों को अभी उजागर नहीं किया है, मैं चाहता हूं कि सवाल के माध्यम से मैं आपकी चीजों को समझूं और मैं उसका निष्कर्ष निकालूं। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट पार्टिसिपेंट से, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब को। आप आपके Q&A बॉक्स में जाके आप क्वेश्चंस को टाइप कर सकते हो और डॉक्टर साहब से क्वेश्चन पूछ सकते हो। बहुत अच्छा सा सवाल डॉक्टर सतीश वर्मा जी का आया है। ये हमारे पुराने पेशेंट हैं, इनकी पत्नी और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नाम की दवा ले रही हैं। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अमूमन सारे डॉक्टर को भी आज की तारीख में लेना पड़ रहा है, क्योंकि ये प्रोफिलैक्सिस की अच्छी दवा मानी जा रही है। साइंस में एक बहुत बड़ी दिक्कत है हाइपोथेसिस, और हाइपोथेसिस को प्रूव करना। महामारी के पहले हमारे पास केवल एक काइनेटिक मॉडल था जिसमें हम लैब में ये टेस्ट करके देख चुके थे कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कोरोना वायरस पे काम करती है। तो वही मॉडल को हमने इस नोवेल कोरोना वायरस पे भी लिया है और हमें जहां तक जानकारी अभी प्राप्त हुई है, जिसको मैं 100% नहीं कहूंगा, मैं इतना ही कहूंगा कि जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है वो ये कहता है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेने से कोरोना वायरस की शेडिंग में कमी आती है। यानी अगर किसी की मान लीजिए 1 ml ब्लड में 2 लाख कोरोना वायरस पार्टिकल्स हैं, तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेने से वो कम होकर शायद 50,000 हो जाए, तो आपकी इन्फेक्टिविटी और आपकी डिजीज इंटेंसिटी कम हो सकती है। दूसरा सवाल मिस्टर वेंकट का आया है कि ये जेल्जांस किस तरह की दवा है, और जेल्जांस एक जैक इनहिबिटर नाम की दवा है। जैक इनहिबिटर एक नई प्रकार की ओरल दवा यानी मुंह से खाने वाली गठिया की दवा है, और इसको खाने से गठिया रुकता है। और ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस नाम की गठिया के लिए बड़ी अच्छी दवा है, इंजेक्शन नहीं है, नए प्रकार की दवा है। और ये जैक इनहिबिटर कोरोना काल में जो भी पेशेंट ले रहे हैं इनको लेते रहे। ये बहुत ही सक्षम दवा है गठिया के लिए, बहुत छोटी गोली लेकिन बहुत ही सक्षम दवा है, और ये गठिया के लिए ही बनाई गई है। इसको कहने का तात्पर्य ये है कि इस दवा का पूरा आकलन उस माध्यम से किया गया है कि ये दवा केवल गठिया या गठिया से संबंधित रोगों के लिए बनाई गई है। पुराने जमाने की जितनी भी गठिया की दवाइयां हैं वो गठिया के लिए बनाई नहीं गई थी। जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मलेरिया की दवा थी, बाद में हमें पता चला कि ये गठिया में काम। मीथोट्रेक्सेट एक कैंसर की दवा के रूप में शुरुआत हुई, बाद में पता चला कि गठिया की बड़ी अच्छी दवा है, खाली डोजिंग का फर्क है। सल्फासलाजिन नाम की दवा एक एंटीबायोटिक, आंतों की एंटीबायोटिक के रूप में इस्तेमाल की, बाद में पता चला कि गठिया की दवा के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। तो ये कहना कि
जेलजांस एक नई दवा है और नई तरीके से काम करती है और कोरोना काल में ये साफ सुथरी दवा मानी जाएगी, क्योंकि इसका एक तौर तरीका है जिसको कहते हैं IL-6 पाथवे, यानी एक तरह का प्रोटीन हमारे बॉडी में बनता है जो गठिया में बनता है, उसका नाम है IL-6। इसको ये कम करती है और यही IL-6 कोरोना में भी बढ़ जाता है। तो ये दवा माना जाता है कि कोरोना से होने वाले बहुत सारे मौतों को रोक सकती है, लेकिन ये सारे हाइपोथेसिस हैं। इसको जब तक प्रूव ना किया जाए तो ये एक अच्छी कहानी की तरह ही सुनती प्रतीत होती है। एक सवाल आया है, क्या एग्जेम्पशन नाम की दवा कंटिन्यू की जाएगी? नहीं, जरूर एग्जेम्पशन नाम की दवा चलाई जाए, कभी ना बंद करें। आपको बस इतना ही याद रखना है कि एग्जेम्पशन लेते हुए आपको सोशल डिस्टेंसिंग नॉट और सेल्फ प्रोटेक्शन कभी भी छोड़ना नहीं। आप एग्जेम्पशन ले रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं तो मास्क हटा नहीं सकते। मैं ऑफिस में पूरे समय मास्क पहन के बैठा रहता हूं, जो कि 8 घंटे होता है। 8 घंटे आप अगर ऑफिस में तो 8 घंटे मास्क पहनेंगे। आप हाथों को साफ बीच बीच में सैनिटाइजर से करें या साबुन से करते रहें, हर 1 घंटे में 1.5 घंटे में करें। यही एक तरीका है, एग्जेम्पशन आपके लिए साफ सुथरी। एक सवाल है, मिस्टर राहुल ने पूछा है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेने से पूरी तरह से कोविड पेशेंट ठीक हो जाता है या नहीं? नहीं है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक दवा है जो कि कोरोना के लिए नहीं बनाई गई, तो इससे पूरी तरह से कोई ठीक नहीं हो सकता हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। इसको लेने से फायदे हो सकते हैं, ये शब्द मैं कहूंगा कि आपकी कोरोना अगर हो जाती है तो शायद उसकी इंटेंसिटी कम हो। तो राहुल जी, मैं यही कहूंगा कि जितने भी डॉक्टर हैं हिंदुस्तान में सब खा रहे हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और हम सब अपना डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि हम पेशेंट से मिलते हैं तो हमको होने के चांसेस ज्यादा है। तो चूंकि हमको होने के चांसेस ज्यादा है और हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खा रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं कि मास्क हम नहीं पहने। अगर उसके बावजूद भी अगर हो जाता है तो मान लीजिए इस देश में 7 लाख डॉक्टर हैं और सभी लोग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खाते हैं और 2 साल के अंदर हमें पता चलेगा कि कितने लोग कोरोना से प्रभावित हुए, कितने लोग आराम से ठीक हो गए, कितने लोगों को आईसीयू में जाना पड़ा, कितने की मौत हुई, उनमें से कितने लोगों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मिल रहा था, कितने को नहीं मिल रहा था। तो ये सारा चीज स्टैटिस्टिकल है, वो 2 साल के बाद ही जानकारी मिल पाएगी। अगला सवाल प्रगति जी का है, इलाहाबाद से आती है। रश्मि जी का है, उन्होंने इलाहाबाद से सवाल पूछा है। धन्यवाद रश्मि जी। अगर आपको हाथों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, हम मिथोट्रेक्सेट भी खा रहे हैं, फायदा तो हो नहीं रहा, क्या करें? तो इसका जवाब मैं दूंगा आपको। आजकल मुझे कोई गठिया नहीं है, लेकिन आजकल मुझे भी हाथों में दर्द हो रहा है। घर के बहुत सारे काम करने की वजह से, हमारी आदत उतनी नहीं थी घर का काम करने की, तो हाथों का दर्द बढ़ गया। लेकिन अगर हाथों के दर्द में उंगली का सूजन है तो इसका मतलब है कि गठिया आपकी कंट्रोल में नहीं है। ऐसे में आपकी दवा में कुछ ना कुछ चेंजेस करनी पड़ेगी। मिथोट्रेक्सेट के अलावा हो सकता है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जोड़नी पड़े, लेफ्लुनामाइड जोड़नी पड़े। तो इन तरीकों से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें मैं यही कहूंगा रश्मि जी, आप ऑनलाइन वीडियो कंसल्ट करेंगे ताकि हम आपको बता सकें। ऑनलाइन में एक फायदा है, हम आपके जोड़ों को देख सकते हैं। फोन पे फायदा नहीं है, मैं देख नहीं सकता तो मैं समझ नहीं सकता। तो ये जरूरी है कि वीडियो कंसल्ट में हम देख के इस बात को समझ लें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे तो रोग का कंट्रोल नहीं होगा या ठीक नहीं होगा या उसका उपचार अच्छा नहीं होगा। 90% मैं बड़ा एश्योर्ड हूं कि वीडियो कॉन्फ्रेंस से पुराने पेशेंट्स फायदा लगातार ले सकते हैं, क्योंकि उनका रोग पता है, उनमें क्या करना है ये हमें पता है। तो ये फायदा है। अंकित जी का सवाल है, अजोरान ले रहे थे और टेपरिंग है मार्च से। ये अजोरान जो है बहुत अच्छी दवा है कुछ गठिया में। इनकी टेपरिंग इसलिए की जाती है कि शायद आपको उतनी दवा की जरूरत नहीं, अगर दवा की जरूरत होगी उसी मात्रा में तो डॉक्टर टेपर नहीं करेंगे। यानी अजोरान की जरूरत आपकी बॉडी में नहीं तो टेपरिंग की जाती है। टेपरिंग का मतलब है दवा की मात्रा को धीरे धीरे कम करना। ये हम उस समय निर्णय लेते हैं कि आपकी कंट्रोल कैसी है। अगर आपकी कंट्रोल अच्छी है तो हम उसको टेपर करते हैं, हम उसको देखते हैं कि कितने कम डोज में आपका काम चल जाएगा। अंकित जी का अगला सवाल फिर से, साज डीएस ले रहे हैं और अजोरान ले सकते हैं कि नहीं? जी हाँ, आप अजोरान और साज डीएस ले सकते हैं, लेकिन 2 चीजें याद रखिएगा, साज डीएस और अजोरान दोनों लिवर पे एक प्रभाव डालती है। तो ऐसे में लिवर फंक्शन टेस्ट और बोन मैरो का टेस्ट, जिसको सीबीसी कहते हैं, ये जरूर करें, क्योंकि अगर आप ये दवा ले रहे हैं और प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं टेस्ट का, तो आपको खतरे भी हो सकते हैं।
तो आपसे बस यही आग्रह रहेगा कि अगर आप दवा लेते हैं, कांटेक्ट में वापस आएंगे, रिपोर्ट शेयर करेंगे कि आप सुरक्षित हैं कि नहीं इन दवाओं के साथ। बरखा ने हमसे एक सवाल पूछा है। वो कहना चाहती हैं, बहुत ही कहते हैं नई पीढ़ी के जो लोग हैं उनमें से हैं बरखा, वेरी वेरी इंटेलिजेंट और बहुत ही सक्षम, दिमागी रूप से बहुत चीज को एनालाइज करती है। उनका एक सवाल बड़ा अच्छा है। उनका कहना है कि क्या मैं एमआरआई और बोन स्कैन से अपने डिजीज के बारे में पता लगा सकती हूँ और ये कितना सेफ है, कितना अनसेफ है। और ये भी उन्होंने पूछा कि कोरोना में तो आप कह रहे हैं कि पेन किलर कम खाएं, और आप मेरे जैसे रोगियों का क्या होगा जिनको पेन किलर की जरूरत है। आप जैसे रोगियों के लिए तो मैंने ये बात नहीं कही, मैंने उन रोगियों के लिए कही है जो कि कोरोना से संभवित उनके प्रभाव में आए हैं या नजदीक आए हैं। अगर आप घर में हैं, बॉम्बे में हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप घूमने नहीं जा रहे, तो मुझे पता है कि आपको कोरोना नहीं हो रहा, पिटोशाइन खा सकते हैं, यानी पेन किलर खा सकते हैं। होल बॉडी एमआरआई और बोन स्कैन आज की तारीख में मैं नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि एक मशीन के अंदर आपकी बॉडी जाती है। हम सारे एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट का टेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम आईसीएमआर के द्वारा बनाई हुई नियमावली को फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे में एमआरआई हम करने नहीं देना चाहते, क्योंकि मान लीजिए कोई खांसी किया हो, छींका हो उसके अंदर, हमें नहीं पता, और उसके पार्टिकल्स हैं तो आपको मिल जाए। एक एमआरआई की मशीन को सैनिटाइज करना असंभव जैसा है, पूरी मशीन को बंद कीजिए, 2 दिन लगेगा सैनिटाइज करने में। इसीलिए एमआरआई हम लोग आजकल करना नहीं चाहते, लेकिन बोन स्कैन कर सकते हैं। सीटी के द्वारा की हुई हुई जो स्कैनिंग है वो फास्ट है और उसको सैनिटाइज करना आसान है, तो वो सेफ है, वो किया जा सकता है। लेकिन ऐसे सेंटर में करें जहां पे सेफ्टी का पूरा ध्यान दिया जा रहा हो। अगर लगे कि हम कुछ दिन के लिए इसको छोड़ सकते हैं, डंप इट, छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी रोग के इलाज में। आप इटोशाइन और आपकी स्पेशल दवा एनब्रल चल रही है, उसको लेके आप सुरक्षित रहेंगे। भावना जी का सवाल है कि हम हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और वाइसलोन ले रहे हैं 1 महीने से, अब क्या करें। बड़ा अच्छा सवाल है, जरूर लें, और बीच में हम आपकी दवा को थोड़ा सा कम करेंगे भावना जी, जिसका नाम है वाइसलोन, क्योंकि वाइसलोन शुरुआत की अच्छी दवा है और धीरे धीरे रोग को कम करती है। तो इसलिए आपकी रोग जब जैसे कम होगी तो वाइसलोन की मात्रा भी कम कर देनी चाहिए, क्योंकि स्टीरॉयड है, लंबी दिन तक लंबी मात्रा में, ढेर सारी मात्रा में देना अच्छा नहीं होता है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन साफ सुथरी सुरक्षित दवा है, कृपया लेते रहें और इसको बंद ना करें। साइस्ता जी का सवाल बरेली से आती है। साइस्ता जी, उन्होंने कहा है कि आजकल मैं कोई दवा नहीं ले रही हूं और मुझे कोई दर्द नहीं है, मैं पहले कुछ दवाइयां ले रही थी, तो क्या मुझे दवा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। साइस्ता जी, बड़ा अच्छा सा सवाल है, इससे सभी लोगों को एक नई जानकारी मिलेगी। कई बार गठिया बढ़ा हुआ रहता है, आपको बहुत सारी दवा की जरूरत पड़ती है और कुछ समय के बाद ये गठिया कमजोर पड़ जाता है और शायद कोई किसी भी दवा की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसा स्थिति आ जाए जिसमें आपको कोई दर्द ही ना हो, तो आपको कोई दवा लेने की जरूरत नहीं। लेकिन जब दोबारा अटैक आएगा, तो आपको ये वापस ये दवा लेनी पड़ेगी। तो भगवान से मनाएंगे कि आपको अटैक ना आए, अगर अटैक आता है तो आपको दोबारा स्टार्ट करना। ऑल्टरनेट डेज पे अगर हम दवा ले लें तो कैसा रहे, ले सकते हैं, ऑल्टरनेट डेज पे ले लेंगे तो कम से कम कुछ मात्रा में दवा जाएगी। इसीलिए मैं एक शब्द का इस्तेमाल करता हूं, निश्चित और अनिश्चित। ये शास्त्रों से लिया हुआ ज्ञान है। निश्चित का सौदा करें। निश्चित का सौदा है कि गठिया का रोग लगभग जिंदगी भर का है, दवा लेने से कंट्रोल रहता है, दवा छोड़ने से बढ़ता है, ये नियम पता है, ये निश्चित है। अनिश्चित यह है कि कब तक आपको फायदा दवा छोड़ने से रहेगा या कब वापस आएगा, ये हमें नहीं पता। तो चूंकि हमें ये नहीं पता कि आपका रोग कब वापस आएगा, आप तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो आप दवा कम कर सकते हैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, आप लेफ्नो को भी कम कर सकते हैं, आप ऑल्टरनेट डे ले सकते हैं, एकदम सुरक्षित है। आप ये भी कर सकते हैं कि एक दिन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ले, एक दिन लेफ्नो ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दवा बंद ना करें, क्योंकि अगर रोग बढ़ गया तो उसको वापस कंट्रोल करने में बहुत मुश्किल होती है, बहुत टाइम लगता है। बहुत अच्छा सवाल शैलेश जी का है, सैनिटाइजर का क्या साइड इफेक्ट होगा। देखिए, ये एक केमिकल है जो हमारे शरीर को, स्किन को बड़ा रुखड़ा करने वाला है, और हमें ये नहीं पता कि ये लॉन्ग टर्म में क्या क्या करेगा, क्योंकि हम बार बार हाथ साफ कर रहे हैं, एक केमिकल से हाथ साफ कर रहे हैं जो कि वायरस को मार रहा है, लेकिन वो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर के लिए नहीं बनाया गया है। तो इससे 2 चीजें होंगी, वायरस तो मरेगा,
स्किन में रिएक्शंस होंगे, क्योंकि बहुत सारे तत्व भी डाले जाते हैं। ग्लिसरॉल और अल्कोहल तो उतना इरिटेंट नहीं, लेकिन कुछ और भी केमिकल हो जो कि स्मेल के लिए हो तो वो आपको इरिटेशन कर सकते हैं। दूसरा ये है कि नॉर्मल बैक्टीरिया भी मरेगा, तो आपके हाथ के अच्छे बैक्टीरिया जो हैं वो भी मर जाएंगे। वर्मा साहब का धन्यवाद, उन्होंने धन्यवाद का है। मिसेस कौर का कहना है, ये सवाल है कि 50 वर्ष की अधिक उम्र के लोगों को कभी कभी घुटने और जोड़ों में होने वाला दर्द को भी गठिया से संबंधित हो सकता है क्या? क्या इसकी कोई प्रचलित दवा उपलब्ध है? डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा सवाल है। 50 के बाद में गठिया का दूसरा तरीका भी देखा जाता है। हम इसको आम भाषा में नॉन इन्फ्लामेटरी गठिया कहते हैं, जिसमें सूजन ज्यादा नहीं होती। सूजन का मतलब है कि गठिया में दो तरह का गठिया होता है। एक जॉइंट्स में होता है, मुट्ठी बनाने में दिक्कत करता, बहुत थकान के साथ आता है और सुबह सुबह हाथ एकदम अकड़ी रहती है, जॉइंट एकदम एकदम अकड़ा रहता है। दूसरे तरह का गठिया उम्र के साथ गठिया है, जो कि घर्षण, टूट फूट की प्रक्रिया से पैदा होता है। ये हमको भी होगा, जब मैं जैसे से मैं 50, 55, 60 का हो जाऊंगा, सबको होगा। किसी को जल्दी, किसी को देर से होता है। औरतों में पीरियड्स बंद होने के बाद बहुत जल्दी हो जाता है, तो ये भी एक दिक्कत है कि उनकी पीरियड्स के साथ ऑस्टियोपोरोसिस खूब होता है। तो ऐसे में मैं यही कहूंगा कि अपने घुटने के एक्सरसाइज जरूर करें, वजन कम करें। इसकी भी कुछ दवाइयां आती हैं जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको कहते हैं डिजीज मॉडिफाइंग ऑस्टियोआर्थराइटिक ड्रग्स। वो बहुत कामयाब दवा तो नहीं होती है, लेकिन अमूमन आपको राहत जरूर देती है। एक्सरसाइज, वजन का कंट्रोल करना बहुत अच्छी इलाज है आपके डिजेनरेटिव आर्थराइटिस पे। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी चीज यही बता दूं, आलती पालती ना मारे, उकड़ू होकर ना बैठे और सीढ़ियां कम चढ़े। इससे आपकी रोग को ज्यादा कंट्रोल मिलेगा। अंकित ने फिर से पूछा है कि मैं साज पे था, फिर बाद में आपने एजोरान जोड़ा, फिर एजोरान बंद कर दिया और दर्द मुझे वापस आ रही है। अंकित, मैं यही कहूंगा कि आप एजोरान ले सकते हैं। अपनी कमर के दर्द और हील के लिए तो साज ही अच्छी दवा है। ये देखना पड़ेगा कि आपका रोग बढ़ रहा है कि नहीं। ऐसे में बड़ा सिंपल सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। ऐसी जगह लैब में जाएं जहां पे आपका सीआरपी नाम का टेस्ट हो सके। हम आपकी चाहेंगे कि आपकी सीआरपी और ईएसआर से पता चल सके कि रोग कितना बढ़ा हुआ है। ये जानकारी अगर हमसे आप शेयर करते हैं अंकित, तो हम आपकी दवाओं के बारे में दिशा निर्देश देंगे। ऋचा जी रामपुर से पूछ रही हैं कि मैं तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और लेफ्रा ले रही हूँ। उन्होंने नमस्ते कहा है। नमस्कार ऋचा जी। आजकल मुझे वो कह रही है कि जॉइंट पेन और जोड़ों में दर्द हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? तो ऋचा जी, मुझे आपके बारे में पूरा ज्ञान है कि आपको रिटक्सीमैब नाम की एक दवा हम लोगों ने लगाई थी, जिसका असर अब खत्म हो चुका है। तो जब भी लॉकडाउन खुलता है पूरी तरह से और हॉस्पिटल या क्लिनिक सुरक्षित पाए जाएंगे, तब हम आपको ये दवा फिर से देना चाहेंगे, जिससे आपका रोग कंट्रोल हो सके। आपकी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और लेफ्रा बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन वो उतना असर नहीं दिखा रही है जितना देना चाहिए। यानी आपका रोग ज्यादा कठिन है, इसलिए आपको एक बायोलॉजिकल दवा रिटक्सीमैब मिलती है। वो लगती है तो आपको आराम मिलता है, वही दवा हम लोग फिर से दें। वेंकट जी वाराणसी से हैं। उनका कहना है कि ऑस्टियोपोरोसिस की दवा जो चलती है वो चलनी चाहिए कि नहीं। ऑस्टियोपोरोसिस की दवा हर 6 महीने पे रोजेल यानी डेनिजोमैब चल सकती है। और आस्थमा अटैक हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। स्टीरॉयड बहुत अच्छी दवा होती है अस्थमा की। एंटीबायोटिक्स कई बार देनी पड़ती है, और दमे की दवा जो पफ के रूप में या नेबुलाइजेशन के रूप में दी जाती है वो दें। आर्थराइटिस की दवा कभी बंद ना करें, क्योंकि आर्थराइटिस की दवा बंद करने के साथ आपकी लंग्स का भी प्रॉब्लम बढ़ेगा। गठिया से लंग्स का सीधा सीधा कॉन्टैक्ट या कनेक्ट है। एनोनिमस अटेंडी, लूपस की पेशेंट निवेदिता जी बोकारो स्टील सिटी से पूछ रही हैं, मुझे आजकल बड़ी एंजाइटी हो रही है। निवेदिता जी, आजकल सब लोग परेशान हैं कोरोना काल में। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो एंक्शस नहीं हो। लेकिन आपने कहा है कि मुझे वॉमिटिंग की टेंडेंसी है। आप वाले रोग में मुझे यूरिन का इन्फेक्शन दिखता है कई बार। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप वापस किडनी फंक्शन टेस्ट करा लें, KFT, क्योंकि आपको पहले भी किडनी की इशू रही है। आप CBC करा लें, LFT करा लें, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम लोग कर रहे हैं निवेदिता जी, ताकि आपकी रोग कंट्रोल के बाहर ना जाए।
क्योंकि आपका रोग बड़ा कठिन है, लूपस नेफ्राइटिस है, बहुत सारी दवाओं के साथ आप कंट्रोल हुई हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि कृपया आप ये सीबीसी, केएफटी, एलएफटी, ईएसआर, सीआरपी कराएं। C3 C4 रोक सकते हैं अभी। जब रिपोर्ट आप हमसे शेयर कर लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हमें और क्या करना है। एक सवाल है मानस जी का, बनारस से पूछ रहे हैं कि मेरी सीआरपी तो नॉर्मल है लेकिन ईएसआर बढ़ गया है, मैं क्या करूं? मानस जी, आपकी एग्जाम्पशन चलती है, उसकी जरूरत वापस पड़ेगी। मुझे नहीं पता कि आपको एग्जाम्पशन लग पा रहा है कि नहीं लग पा रहा है। मेरी बड़ी हार्दिक इच्छा है कि आप उसको ना रोकें। अगर कोई भी संभव आपको कोई दिक्कत विशेष हो रही है तो आप मेरे को फोन करके बताएं। मैं कोई ना कोई एग्जाम्पशन देने वाला जो कंपाउंडर या नर्स प्रैक्टिशनर होते हैं उनको इतला दे दूंगा कि आपको ये दवा लगानी है, वो लगा देंगे। आप परेशान ना रहें, आपको इंजेक्शन मस्ट है, नहीं तो फिर आपकी आंख की दिक्कत और कमर की दिक्कत वापस आएगी। योगिता जी का पूछना है कि कैसे वीडियो कंसल्टेशन होता है। वीडियो कंसल्टेशन के लिए बड़ा सीधा सीधा सवाल का जवाब है। फोर्टिस की हेल्पलाइन नंबर है, अगर आप नंबर लिख सकते हैं, मैं 2 बार ये नंबर बताऊंगा। नंबर का नाम है, मैं इसको टाइप कर दे रहा हूं मैडम, इसका नाम 9650795454, ये नंबर है। इस पे आप फोन करेंगे, ये आपको सहायता देंगे कि कैसे कैसे आपको करना है। फोन करें कृपया 10 बजे के बाद, ताकि फोन उठाने वाले लोग भी हॉस्पिटल में हो। 4 बजे शाम तक, 10 से 4 तक आपकी हर कॉल को अटेंड किया जाएगा। आपकी हर कॉल से जो कुछ भी हम उपाय कर सकते हैं आपकी रोग को कंट्रोल करने के लिए हम करें। एक सवाल ये भी पूछा गया है कि क्या मैं क्लोरोक्विन खाली प्रिकॉशन के रूप में लें? कतई नहीं, ऐसा ना करें। ये केवल हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए ही मान्य है, क्योंकि उनको इन्फेक्शन होने के रिस्क ज्यादा है, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। गरिमा की परेशानी है कि मेरे हिप जॉइंट, इसको वो पेल्विस जॉइंट कह रही है, उसमें काफी दिक्कत है और वो सारी दवा ले रही है। उनके बायोलॉजिकल रिटक्सिमैब भी चल रहा है। गरिमा, मैं आपकी इस दिक्कत को जानता हूं कि आपकी हिप जॉइंट डैमेज हो गई है गठिया में। मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि आप पालथी ना मारे, एक सीआरपी और ईएसआर जरूर करा लें अगर हो सकता है, ताकि मैं देख सकूं कि आपकी डिजीज कंट्रोल में है कि नहीं है। अगर कंट्रोल नहीं है आप बताइए, बहुत अच्छा काम करती है तो वो करिए। एक सवाल वापस वाराणसी से है, मीना जी का सवाल है कि कुछ कुछ दवा ले रहे हैं, उनकी किडनी फंक्शन थोड़ी सी अच्छी नहीं आ रही है। मीना जी, चूंकि किडनी फंक्शन अच्छी नहीं है, मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि आपको एक नंबर मैं भेज रहा हूं, टाइप कर रहा हूं, इस नंबर पे कल 10 बजे फोन करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहायता लें। मैं नंबर एसएमएस कर रहा हूं, ये आपको भेज रहा हूं, कृपया इसकी सहायता लें। जानवी का कहना है कि उनको कुछ दवाइयां चल रही हैं, एक एक दिन छोड़ छोड़ के ले रही हूँ 3 महीने से, पीठ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है। जानवी, शायद आपको इंटरटार्सल बर्साइटिस है, जहां तक मुझे आपके केस का याद आ रहा है। और बड़ी मुश्किल है कि इस रोग के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा ही नहीं मेडिकल साइंस में है, इसलिए आपको फुटवेयर बहुत अच्छा पहनना पड़ेगा। वो तो आप कर भी रहे होंगे, नंगे पांव ना चलें। और जैसा मैंने कहा था कि अगर नहीं कुछ होगा तो हम उसी वर्षा में एक इंजेक्शन दे सकते हैं। देने में दिक्कत है इसलिए आज तक नहीं दिया, अगर देना आसान होता तो कब का दे चुका होता और आपकी इस बर्साइटिस को कंट्रोल कर सकता। अल्ट्रासेट जरूर लें जानवी। केशर जी का सवाल है प्रयागराज यानी इलाहाबाद से, कुछ दवाइयां खा रही हैं, घुटने में दर्द हो रहा है, हाथों में भी दर्द हो रहा है, कमर में भी दर्द हो रहा है, यानी इनका रोग कंट्रोल में नहीं है। तो शकुंतला जी, मैं बस इतने ही कहूंगा कि एक नंबर आपको एसएमएस कर रहा हूं, कृपया ये नंबर अपने पास रखें। कोशिश कीजिए 10 बजे सुबह इस फोन नंबर पे आप रिंग करें और आप वीडियो कंसल्टेशन का हर हालत में एक औपचारिकता पूरा करते हुए हमसे मिले। ये सबसे साधारण तरीका है असाधारण समय में एक रोगी और डॉक्टर को मिलवाने का।
गरिमा परेशान है कि वो आ नहीं पा रही हैं और दिक्कत में है, और अजोरान और सांस खा रही हैं, दिक्कत है। गरिमा वापस अजोरान स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपकी आंतों में बहुत ज्यादा सूजन है। और आपको पता है, जैसे मैं अभी भी कह रहा था, मेरे ओपीडी के कागज में गरिमा एक नंबर है मेरे कोऑर्डिनेटर का, उनको फोन कीजिएगा 9650795454। वो आपको वीडियो कंसल्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर देंगे। जो भी डिस्कशन है आराम से करके एक अच्छा पर्चा लिख के आपको हेल्प किया जा सकता है। एकदम ना घबराएं, आपके साथ हैं हम। सवाल यह है कि एंजाइटी के लिए क्या मैं वही दवा लूं जो पहले लिया करती थी? यस, वही दवा लें जो पहले लेती थी। रुद्रपुर से एक पेशेंट का सवाल है। एक सवाल ये भी है कि मेरे को आजकल एल्बो में और छोटे जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं? 2 साल पहले तक मैंने दवा लिया था, मुझे अस्थमा भी है, मैं क्या करूं? तो मैं आपसे यही सलाह दूंगा कि आप कृपया एक ईएसआर सीआरपी कराएं। बताए गए नंबर, जिसको मैं बार बार बोल रहा हूं, 9650795454, इस पे अपॉइंटमेंट लीजिए। क्योंकि अगर आपका गठिया वापस आ रहा है तो ये भी मान के चलिए कि वो कंट्रोल नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत में आपको रख सकता है या दिक्कत दे जाएगा। शुरुआत है, प्लीज इस पे ध्यान दें। कई लोग का सवाल है कि कुछ दवा लेने से कुछ दिक्कत हो रही है। अगर लेफ्लुनामाइड से फुंसी हो रही है तो कृपया ये दवा बंद करें। ये एक साइड इफेक्ट है जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसको बंद करें। एक सवाल ये भी पारुल जी पूछ रहे हैं कि 10 दिन तक दवा तो मैंने ली है लेकिन अभी तक दर्द कम नहीं हुआ है, तो ऐसे में क्या करें? आप इसको 10 दिन और ले सकते हैं, लेकिन एक एक दिन छोड़कर करें। इससे ज्यादा आप पेन किलर नहीं खाएंगे। अगर उसके बावजूद भी ठीक नहीं होता है पारुल, तो हम वीडियो कंसल्टेशन करेंगे ताकि ये ठीक हो सके। प्रगति जी, आपको तो हॉस्पिटल का नंबर पता है, 9650795454। इस नंबर पे फोन करके अपॉइंटमेंट बुक करें। आपके हर एक पर्चे पे फोर्टिस का वो अपॉइंटमेंट का नंबर है, उसी से आप। नेप्रोसिन अगर आप ले रहे थे तो कृपया लें। किडनी का टेस्ट 1 महीने में जरूर कराएं ताकि किडनी का कोई भी साइड इफेक्ट हमें समझ में आ सके। ये एक सवाल था कि नेप्रोसिन के बारे में, पेन किलर के बारे में। एक सवाल राहुल जी का है, उनकी माता जी का गठिया का कंट्रोल नहीं हो रहा है। राहुल जी घबराइए नहीं, बार बार एक नंबर मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप लोग लिख पा रहे हैं तो लिखें, मैं दोबारा बोलूंगा 9650795454। ये वो नंबर है जिसपे आप फोन करके वीडियो कंसल्टेशन लेंगे। दूरी है, इसका ये मतलब नहीं है जैसे आज मैं आपके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हूं, वैसे आप हो सकता है कल सुबह 10 बजे मेरे से वर्चुअल मिल रहे होंगे। पूरी दुनिया वर्चुअल हो गई है। हमारे प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से वर्चुअल मीट कर रहे हैं। बड़ी बड़ी संगठन अपनी सारी ऑफिसेस को वर्चुअल लेके आ गई हैं। तो हम डॉक्टर और पेशेंट को भी बहुत हद तक वर्चुअल होना पड़ेगा जब तक ये महामारी कंट्रोल में नहीं आती। संदीप जी इलाहाबाद से पूछ रहे हैं। संदीप जी, बस यही मैं जानना चाहूंगा कि आपकी पुरानी सीआरपी अगर 40 थी तो नई सीआरपी कितनी है? इन दोनों का रिपोर्ट मेरे साथ शेयर करेंगे वीडियो कंसल्टेशन पे, जो कि मैं बार बार बता रहा हूं, आप कर सकते हैं और हमें बताएं। आपके नंबर हमारे पास है संदीप जी, अगर आपको दिक्कत होगी तो हम उस पर भी कांटेक्ट आपसे जरूर कर लेंगे। पारुल जी, अगर आपने 10 दिन तक इटोशाइनामार लिया है, आराम नहीं आया है, तो एक एक दिन छोड़ के लें अगले 20 दिन तक। नमस्कार, एक आया है, नाम तो उसमें नहीं लिखा है लेकिन लेनोवो टैब P10 लिखा है। अच्छा, हेमलता जी नाम है। उन्होंने पूछा है कि मैं कुछ दवाइयां खा रही हूं, अभी तो सब ठीक है, क्या करूं? मैडम, अभी कोई टेस्ट ना कराएं। हम टेस्ट पे बहुत ज्यादा जोर नहीं अभी देंगे। अगर आप ठीक चल रहे हैं तो ठीक चलते रहने दीजिए, और कोई भी दिक्कत हो तो वीडियो कंसल्टेशन कीजिए। जुलाई के पहले मुझे नहीं लगता कि एक आम आदमी की आम जिंदगी संभव इस देश में हो पाएगी, क्योंकि हमें ये लग रहा है कि जुलाई में एक बड़ा सर्ज इस देश में आएगा। तो अपनी दवा बंद ना करें, घर से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग नॉट फॉलो करें, दवा कतई बंद ना करें। कोई दिक्कत हो तो वीडियो कंसल्टेशन करें। शकुंतला जी प्रयागराज इलाहाबाद से पूछ रही हैं, क्या मुझे जांच करानी होगी?
देखिए इसके लिए मैंने कहा कि वीडियो कंसल्टेशन करें। कुछ चीजें वीडियो कंसल्टेशन में साफ समझ में आ जाती है, तो जांच की जरूरत नहीं पड़ी। जांच कराने में भी उतना ही दिक्कत है जितना हॉस्पिटल आने में दिक्कत है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कहाँ पे कोरोना फैला हुआ है। आप लैब में जाते हैं, वहां पर भी कोई हो सकता है कि कोरोना का इन्फेक्टेड पेशेंट हो। हम किसी पेशेंट से दूर, रोग से दूर रखना चाहते हैं। मैं इंसानों के प्रति भेदभाव नहीं करना चाहता। तो मैं यही कहूंगा कि हम लोगों ने 3 से 6 महीने तक लगभग टेस्ट ना करने का सोचा है, अगर पेशेंट्स ठीक ठाक चल रहे हैं। खाली वीडियो कंसल्टेशन, उसी में दवा का ऊपर नीचे करना। एक सवाल और है जो कि लास्ट सवाल है। उनका सवाल है कि मेरा मीथोट्रेक्सेट चल रहा है, मैं खा रही हूं, मेरे को कोई दर्द नहीं है, थोड़ी बहुत दर्द है और कोई स्वेलिंग नहीं है। बहुत अच्छा चल रहा है मैडम। अगर आपको दर्द कभी यदा कदा हो रहा है और कोई स्वेलिंग नहीं है, तो मैं तो कहूंगा आपको 100 में 100 नंबर मिल रहे हैं। आप कृपया घबराएं नहीं, कोई टेंशन न लें, दवा बंद ना करें। 3-3 महीने में आप वीडियो कंसल्टेशन के रूप में अपने डॉक्टर से कांटेक्ट में रहें, क्योंकि आपको मीथोट्रेक्सेट चल रही है, जिसके साइड इफेक्ट को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए जो भी डिमार्ड्स नाम की दवा, बड़ी सी कैटेगरी है दवाओं की, उसको लेते हुए अपने डॉक्टर से जरूर कांटेक्ट में रहें। ये देखिए, एक माध्यम हम लोगों ने निकाला कि हम आपके कांटेक्ट में आए, आप भी उसी माध्यम से हमसे कांटेक्ट में आ सकते हैं। अगर ये सारे सवाल हो जाते हैं तो मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा। निवेदिता जी का लास्ट सवाल है बोकारो से। हील्स और लेग्स में दर्द हो रहा है, नहीं चल पा रही है। आयरन की कमी होगी निवेदिता जी, आयरन की कमी से आपकी लेग्स में दिक्कत होती है, लेकिन हील में शायद हड्डी बढ़ी हो। मैं तो आपसे बस इतने ही कहूंगा, क्योंकि आपकी लूपस नाम की बीमारी है, अगर आप अपने यूजुअल टेस्ट को शेयर कर दें, जो कि आप करा सकते हैं अपने बोकारो जनरल हॉस्पिटल में, हमसे शेयर करें। जो भी संभव होगा हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। वीडियो कंसल्टेशन पे हम आपकी हील और दर्द को कैसे कम करना है टांगों का, उसका एक्सरसाइज भी आपको बता देंगे। सर आपका पेशेंट्स के लिए कुछ आखिरी मैसेज? पेशेंट्स के लिए एक 2-3 बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। एक, दवा ना छोड़े। सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म अब सब बच्चे को भी पता चल चुका है कि हमें मास्क पहनना है, हाथ धोना है, लोगों से दूरी रखनी है। आप ट्रैवल करने से अपने आप को बचाएं, कम से कम वैसा ट्रैवल जिसमें बहुत सारे लोग, एक कार में 2 लोग बैठ सकते हैं, 3 लोग बैठ सकते हैं, ज्यादा कंजेस्टेड माहौल ना। आप लोग से ये भी आग्रह है कि आप एक्सरसाइज करते रहें। आपसे आग्रह है कि अगर संभव नहीं है तो ब्लड टेस्ट के लिए परेशान ना हो। वीडियो कंसल्टेशन से अपने डॉक्टर से कोई भी परेशानी शेयर कर सकते हैं। दवा बंद नहीं करनी है। आपकी सारी दवाइयां आपको सुरक्षित रखती हैं। असुरक्षा तभी होगी या सुरक्षा कम तब होगी जब आप सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म, मास्क और हैंड हाइजीन से अपने आप को दूर करेंगे। ये अगले 2 साल तक आपको मैनेज करना होगा। ये मैंडेटरी होगा। ये 1 दिन, 2 दिन या 3 महीने का खेल नहीं है, ये लगभग 2 साल का है। तो 2 साल तक अपने आप को बचाना है। ये आपको याद करके गांठ में बांध के रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म, प्रोटेक्शन फ्रॉम द वायरस थ्रू वेयरिंग मास्क, हैंड हाइजीन, और दवा कृपया बता। तो होप मुझे लगता है कि आपने ऑलमोस्ट 45 क्वेश्चंस का आंसर दिया है और बहुत सारे पेशेंट्स ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। सर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद। खासकर आप जैसे रूमेटोलॉजिस्ट जब पेशेंट से बात करते हैं तो ना केवल उनका डिसीज बट मॉरल भी बहुत बूस्ट होता है। और सेकेंड थिंग, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जो सुविधा है, मैं कहूँगा पेशेंट्स को कि प्लीज़ उसे आप अपनाइए। डॉक्टर सर आपसे बस एक कॉल दूरी पे है, तो जैसा उन्होंने बताया है, जो नंबर उन्होंने बताया है, कृपया आप उस पर कॉल करके डॉक्टर साहब से सलाह लीजिए। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल का कि उन्होंने आरपीजी लाइफ साइंसेस रूमेटोलॉजी टास्क फोर्स को ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम इस तरह का पेशेंट एजुकेशन प्रोग्राम कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया सब टीम का, धन्यवाद। जी, सारे पेशेंट्स को भी हमें धन्यवाद कहना है, क्योंकि उनकी वजह से ही ये सारी सक्सेस स्टोरी है। मैं उन सब पेशेंट्स को धन्यवाद दूंगा जो आज के सेशन में लाइव थे, उन्होंने सवाल पूछा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ये एक जुड़ाव की बहुत अच्छी प्रक्रिया है।
हो सकता है कि हम महीने 1.5 महीने में ये प्रक्रिया कंटिन्यू करें, क्योंकि ये सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म का एक पार्ट है। धन्यवाद। और जैसा ही ये वीडियो की रिकॉर्डिंग की गई है, हम सर डॉक्टर साहब का अप्रूवल लेके उनकी इजाजत से आप यदि चाहते हैं तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग आप फिर से एक बार देख सकते हैं। इसकी लिंक आपको जरूर भेजी जाएगी, आप उसे देख सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू।